हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर जेपीएससी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं संताल परगना काश्तकारी अधिनियम के बारे में, जो कि 1949 में लागू किया गया था। तो देखिए, अगर ये वीडियो अच्छा रहा, अगर आप लोग शेयर करते हैं सबके साथ, तो फिर जो है सीएनटी के बारे में भी वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तभी जो है दूसरा वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी सबसे पहले संताल परगना जो अधिनियम है उसके बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, संताल परगना या फिर संथाल परगना। तो ये जो अधिनियम है या फिर ये जो एक्ट है ये कहाँ पर लागू होगा? संथाल परगना क्षेत्र में ही ये लागू होगा। और संथाल परगना के अंतर्गत कौन कौन सा जो है जिला आता है? ये है दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर और जमताड़ा। यानी कि जो ये अधिनियम है, ये अधिनियम पूरा झारखंड में लागू नहीं है बल्कि इन जिलों में ही लागू है। ठीक है, झारखंड का अगर मैप देखें तो ये जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है झारखंड का, उसी क्षेत्र में क्या ये लागू होता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये सब जिला जो है, इतना जिला। तो देखिए, इसमें आपसे ये भी सवाल यहाँ पर बन सकता है कि जो है संथाल परगना जो अधिनियम है वो कौन सा जिला में लागू होता है या फिर कौन सा जिला में लागू नहीं होता है, ये आपको ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, तो ये सब जिला का नाम आपको सबसे पहले जो है याद रखना होगा। ये आप अगर देखें तो जो संथाल परगना अधिनियम है इसका धारा 1 में, धारा 1 या फिर इसको हम सेक्शन कहेंगे। ठीक है, सेक्शन 1 में जो है इसके बारे में दिया गया कि ये जो अधिनियम लागू होगा ये इन जिलों में लागू होगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले याद रखना है। इसके बाद देखिए, कोई भी अधिनियम अगर आप पढ़ते हैं, कोई भी एक्ट पढ़ते हैं, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि आप उसका उद्देश्य को समझें। संथाल परगना अधिनियम अगर लाया गया है तो उसका उद्देश्य क्या है? अगर उद्देश्य को समझेंगे तो फिर क्या है, एक्ट को समझना और आसान हो जाता है। इसमें अगर देखें तो क्या है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, और यहाँ पर ये वाला वर्ड जो है काश्तकारी, इसको भी यहाँ पर समझना जरूरी है। और ये जो अनुपूरक लिखा है सप्लीमेंट्री, इसको भी यहाँ पर समझना जरूरी है। तो देखिए, काश्तकारी मतलब ये काश्तकार का क्या अर्थ होता है? देखिए, काश्तकार कोई भी रैयत या किसान होता है जो किसी के अंडर में या किसी के अधीन में जो है कार्य करता है या खेती करता है। ये जो होता है ये जमीन का मालिक मुख्य रूप से नहीं होता है, या फिर ये जो है किसी के अधीन में रहकर ही कार्य करता है। जैसे हम लोग गांव में भी देखते होंगे कि कुछ लोग होते हैं जो जिनके पास ज़मीन तो होता है लेकिन वो उसमें खेती नहीं करते हैं बल्कि किसी और को उसमें दे देते हैं। ठीक है, तो वो क्या, वही काश्तकार है। तो इसमें मुख्य रूप से जो है ये अधिनियम है इन काश्तकारों के अधिकारों की, इनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए ये जो अधिनियम है बनाया गया है। इनके अधिकारों की सुरक्षा जो हो सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा जो है इन काश्तकारों के अधिकारों की सुरक्षा हो, इसलिए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम को बनाया गया है। हम लोग के जनरली गांव में होता है तो फिर वही जो है बोल के कि इतना % जो है तुम खर्च करो और फिर उतना जो है आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या, अधिनियम में सारी बातें लिख दी गई है। इसको यहाँ पर जैसे अनुपूरक लिखा है तो इसको भी यहाँ पर समझना है। अनुपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री, यानी कि मतलब क्या है कि इससे पहले भी कोई एक्ट था जिसको, या फिर एक्ट या फिर कोई नियम था जिसको सप्लीमेंट्री या फिर सप्लीमेंट करने के लिए जो है इसको बनाया गया है। तो इसमें आप याद रखिए 1872 का रेगुलेशन, 1872 का रेगुलेशन 3, ये जो है इसी का, जैसे संथाल परगना क्षेत्र में ये जो 1872 का रेगुलेशन 3 है, इसमें व्यापक प्रावधान दिए गए हैं और इसी के अनुपूरक के रूप में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम को बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, इसको अगर आप चाहें तो नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो इसमें आप जो है लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखें कि ये काश्तकारी अधिनियम कहाँ पर लागू होता है। उसके बाद हम लोग क्या देखें कि काश्तकारी जो अधिनियम ये संथाल परगना लाया गया है तो ये किसके लिए लाया गया? काश्तकारों की अधिकारों की सुरक्षा को लेकर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका जो अलग अलग प्रावधान है उसके बारे में, और मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से उन्हीं प्रावधानों को, उन्हीं धारा को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम लोग देखें कि सेक्शन 1 में क्या है,
इसका जो संक्षिप्त नाम लिखा हुआ है या फिर कहाँ तक इसका जो प्रसार होगा, कहाँ पर लागू होगा, वो सेक्शन 1 में दिया हुआ है। यहाँ पर अगर मान लीजिए संथाल परगना में जो ये 6 जिला हैं, उन जिलों में ये अधिनियम लागू है, मान लीजिए वहाँ से किसी भी जिला से हटाना हो वो कानून को, तो राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है। राज्य सरकार सेक्शन 2 में इसको लिखा हुआ है, सेक्शन 2 यानी कि धारा 2 जो है उसमें इस बात को लिखा हुआ है कि अगर इन जिलों में जैसे 6 जिला है, इस अधिनियम के प्रावधानों को वहाँ से या फिर कोई भी एक प्रावधान हो या फिर पूरा प्रावधान को हटाना हो, तो राज्य सरकार के पास जो है उसका अधिकार होगा कि वो वहाँ से हटा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेक्शन 2 में इसको कहा गया है। अब थोड़ा सा यहाँ पर जो संथाल परगना क्षेत्र में है, यहाँ पर देखते हैं कि संथाल परगना में गांव को जो है, गांव या फिर विलेज जो है, इसको हम लोग 2 प्रकार का गांव जो है देखने को मिलता है। एक खास गांव होता है, खास, और एक होता है नॉन खास, यानी कि जो खास नहीं है, खास विलेज और नॉन खास विलेज। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा ये खास विलेज के बारे में, तो ये आपका जो है एग्ज़ाम में 2016 में 6th JPSC जो हुआ आपका, उसमें ये सवाल पूछा गया है कि किसको खास विलेज कहा जाता है। ठीक है, खास विलेज की क्या परिभाषा होगी, तो इसके संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो जो अधिनियम में सेक्शन 4 है, ठीक है, सेक्शन 4, 1, 2 देख लें, सेक्शन 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर सेक्शन 4 को अगर हम लोग देखें, ठीक है, सेक्शन 4 में क्या है, खास विलेज की जो है परिभाषा दी गई है। यहाँ पर खास विलेज की जो है परिभाषा दी गई है। देखिए सेक्शन 4 में क्या है, सभी चीज़ की परिभाषा, केवल खास विलेज के बारे में नहीं, अन्य जो है परिभाषाएं भी जो है दिया गया है। जैसे सेक्शन 4 का टाइटल ही है परिभाषाएं। देखिए कोई भी अधिनियम बनता है तो उसमें सबसे पहले क्या है, ये परिभाषाएं जो है वो लिख दिया जाता है, क्योंकि बाद में जो एक्ट में है उसको समझने के लिए आसान होता है। ठीक है, तो उसको यहाँ पर परिभाषाएं लिख दिया गया है। इसमें अगर हम लोग देखें तो खास विलेज के बारे में क्या परिभाषा दिया गया है, और एग्जाम में जो 6th JPSC है उसमें पूछा भी गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें खास विलेज जो होता है तो सेक्शन 4 में, ठीक है, इसमें लिखा है कि कोई भी गांव जहां पर मान लीजिए कोई प्रधान यानी कि गांव का मुखिया या प्रधान नहीं है, या फिर कोई मूल रैयत भी नहीं है। सेक्शन 4 में कहा गया है कि मान लीजिए कोई गांव है, वहां पर गांव का प्रधान भी नहीं है और मूल रैयत भी नहीं है, तो ऐसे गांव को क्या है, खास गांव या फिर खास विलेज जो है कहा गया है। तो यही आपका जो है एग्जाम में पूछा गया था कि खास विलेज की मतलब परिभाषा में क्या शामिल होगा, तो ये दोनों ऑप्शन दिया हुआ था, तो ये दोनों ही होगा। ठीक है, कि जहाँ पर प्रधान भी नहीं है और मूल रैयत भी नहीं है तो उसको खास विलेज कहेंगे। अगर मान लीजिए प्रधान विलेज है, अब प्रधान है तो उसको फिर खास विलेज नहीं कहेंगे, या फिर वहाँ पर मूल रैयत मौजूद है तो उसको खास विलेज नहीं बल्कि नॉन खास विलेज कहा जाएगा। तो नॉन खास विलेज में भी अगर देखें तो इसमें 2 प्रकार का, जैसे प्रधानी है और एक मूल रैयती, प्रधानी गांव और होता है मूल रैयती गांव। यानी कि जहां पर प्रधान रहेगा उसको प्रधानी गांव कहेंगे और जहां पर मूल रैयत होगा उनको मूल रैयती गांव कहा जाएगा। ठीक है, तो ये सेक्शन 4 को याद रखिएगा, खास विलेज और नॉन खास विलेज। तो ये आपका जो है एग्जाम में जैसे पूछा गया था, तो देखिए वहाँ पर उसमें ये पूछा गया, तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो नॉन खास या फिर खास जो विलेज है उसकी परिभाषा कौन सी धारा में दिया गया है। तो ये कौन सा धारा होगा, सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 में अगर देखें परिभाषाओं की बात करें तो और एक परिभाषा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, ये जो है भूगत बंध बंधक। ठीक है, ये अगर आप लोग बुक में देखिएगा तो इस तरह से लिखा हुआ कि समझ में नहीं आता है। इसका मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी से ऋण लेता है, उधार लेता है, तो उधार लेता है तो फिर उसको चुकाने के लिए, उसका भुगतान करने के लिए व्यक्ति अपना ज़मीन में, ठीक है, अपना ज़मीन या भूमि को
उस व्यक्ति को जिससे ऋण लिया है उसको हस्तांतरण कर सकता है। भूमि को हस्तांतरण कर सकता है क्या, जो ऋण लिया है उसके भुगतान के लिए जो है मतलब हस्तांतरण कर सकता है अस्थायी रूप में। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये पूरा जो है ज़मीन उसको बेच देगा, नहीं, इसमें क्या है अस्थायी रूप से कहा जाएगा कि जो ऋण लिए हैं या फिर इस पर जो सूद है उसको चुकाने के लिए जो है ज़मीन को उपभोग करने का अधिकार उस व्यक्ति को दिया जाएगा। तो इसको ही जो है भुगत बंध बंधक कहा जाता है। और ये मैक्सिमम जो पीरियड है मैक्सिमम 7 ईयर्स यानी कि 7 साल से कम के लिए, ठीक है, 7 साल से कम के लिए भुगत बंधक किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी एक सवाल बन सकता है कि जो भुगत बंधक है वो कितने समय के लिए किया जा सकता है, तो 7 साल से कम का जो समय होगा उसके लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग लिखते भी चलिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग सेक्शन जो 5 है, ठीक है, सेक्शन 4 हो गया। सेक्शन 5 में क्या दिया है, सेक्शन 5 में खास ग्राम यानी कि खास जो गांव होता है उसी को लेकर इसमें दिया गया है। देखिए खास गांव में क्या होता है कि प्रधान नहीं होता है, गांव का प्रधान नहीं होता है। तो मान लीजिए अगर किसी को प्रधान नियुक्त किया जाना है तो वो कैसे होगा, प्रधान की ग्राम प्रधान की नियुक्ति कैसे होगी, ये सेक्शन 5 में बताया गया है। तो इसमें देखें तो सबसे पहले ये याद रखिए कि खास ग्राम में जो ग्राम प्रधान की नियुक्ति उपायुक्त द्वारा की जाती है। ठीक है, उपायुक्त द्वारा की जाती है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि ग्राम प्रधान की नियुक्ति कौन करता है खास गांव में। अगर वहाँ पर ग्राम प्रधान नहीं है तो ग्राम प्रधान की नियुक्ति कब मान लीजिए करना है तो उपायुक्त करेगा, डिप्टी कमिश्नर कहा जाता है। ठीक है, डीसी इसको फुल इससे लिख सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर उपायुक्त जो होता है वो ग्राम प्रधान की नियुक्ति करता है। और कब करता है उसको भी यहाँ पर ध्यान में रखना है कि मान लीजिए गांव के जो रैयत है या फिर जो जमींदार है वो एप्लीकेशन देंगे डीसी को। गांव के रैयत जो हैं या फिर जमींदार जो हैं वो एप्लीकेशन देंगे इस संबंध में कि गांव में जो है प्रधान की नियुक्ति किया जाए, तो एप्लीकेशन देंगे। और इसके साथ साथ क्या है, 2/3 जमाबंदी रैयतों की सहमति होनी चाहिए। 2/3 जमाबंदी रैयतों की सहमति होगी तभी जो है डीसी या फिर उपायुक्त जो है वो नियुक्त करेगा ग्राम प्रधान को। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर याद रखना है। सेक्शन 5 में धारा 5 में कहा गया है कि ग्राम प्रधान जो खास गांव है वहाँ पर ग्राम प्रधान की नियुक्ति जो होगी उपायुक्त के द्वारा होगी। कब होगी, जब एप्लीकेशन दिया जाएगा और यहाँ के जो 2/3 जमींदार या जमाबंदी रैयत है वो इस पर जो है सहमति देंगे तो ग्राम प्रधान की नियुक्ति होगी खास गांव में। इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग सेक्शन 6 के बारे में थोड़ा देखते हैं। सेक्शन 6 में क्या लिखा है, देखिए एक एक अधिनियम एक एक धारा को हम लोग पूरा नहीं देखेंगे इसे, लेकिन यहाँ पर जो है ये सब इम्पोर्टेंट है इसीलिए हम लोग लगातार देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सेक्शन 5 हो गया। अब सेक्शन 6 में जो है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया, इसमें यही कहा गया जैसे सेक्शन 6 जो है, ठीक है, ये आपका नॉन खास यानी कि जो खास विलेज नहीं है उसके बारे में उपबंध किया गया है सेक्शन 6 में, नॉन खास विलेज के बारे में। और इसमें क्या है कि यहाँ पर जैसे ग्राम प्रधान होता है नॉन खास में तो प्रधान या मूल रहित होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर प्रधान की मृत्यु हो जाती है ग्राम प्रधान की, तो यहाँ पर जो जमींदार है वो 3 महीने के अंदर जो है 3 मंथ के अंदर डीसी को इसके बारे में बताएगा या फिर उसको जानकारी देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे ये भी सवाल जैसे बन सकता है कि मान लीजिए किसी नॉन खास गांव में प्रधान की मृत्यु हो जाती है तो वो कितने महीने के अंदर जो है डीसी को या फिर डीसी हम लिख रहे हैं उपायुक्त, ठीक है, उपायुक्त को जो है कितने महीने के अंदर जानकारी देना अनिवार्य है, वो है 3 महीने के अंदर। ठीक है, तो ये सेक्शन 6 हो गया। इसके बाद देखिए सेक्शन 7, 8 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेक्शन 9। सेक्शन 9 जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सवाल भी इसमें जो है पूछा गया है। सेक्शन 9 के बारे में जो है सवाल पूछा गया है। यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कोई ग्राम का मुखिया है या फिर ग्राम प्रधान है,
तो ये क्या है कि ये अपना जो पद है किसी को हस्तांतरण नहीं कर सकता है, ये वाला याद रखना है। पद को मान लीजिए कोई मुखिया चुना गया है, नियुक्त किया गया है, तो ये नहीं हो सकता है कि ये किसी अन्य व्यक्ति को जो अपना पद को दे दे, ठीक है। तो ये इसके संदर्भ में क्या है, अहस्तांतरणीय। ग्राम प्रधान का जो पद होता है वो अहस्तांतरणीय होता है, यानी कि जो ग्राम प्रधान है अपना पद को किसी दूसरा व्यक्ति को नहीं दे सकता है, ठीक है। तो यही जो है 6th JPSC में जो है आपका पूछा गया था कि ग्राम प्रधान का पद जो होता है हस्तांतरणीय होता है, अहस्तांतरणीय होता है, या फिर दोनों होता है, नहीं होता है, ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ था। तो क्या होगा, ग्राम प्रधान का पद अहस्तांतरणीय, यानी कि किसी दूसरा व्यक्ति को जो है वो अपना पद ट्रांसफर नहीं कर सकता। यही चीज़ इसमें जो है सेक्शन 9 में लिखा गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए सवाल पूछा गया कि ग्राम प्रधान का पद क्या होता है, तो आपको यहाँ पर ये भी यहाँ पर सवाल बना सकता है कि ये स्टेटमेंट पूरा लिख दे और ये स्टेटमेंट कि ग्राम प्रधान का पद अहस्तांतरणीय होता है वो कौन सा धारा में कहा गया है, SPT एक्ट का कौन सा धारा में ऐसा कहा गया है। तो धारा कौन सा है, सेक्शन 9 है, इसको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन 9। सेक्शन 9 हो गया। इसके बाद हम लोग जो है 10, 11 उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद सेक्शन 12, सेक्शन 12 जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 12 से लेकर अगर देखें तो ये पूरा अगर अब 42 तक जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, SPT एक्ट का जो सेक्शन इसमें है। तो सबसे पहले सेक्शन 12 क्या कहता है इसको देखें। सेक्शन 12 में मुख्य रूप से जो रैयत है या किसान है उनके वर्ग, क्लासेस ऑफ रैयत, रैयत के जो वर्ग हैं उसके बारे में सेक्शन 12 में बताया गया। 3 प्रकार का जो है रैयत के बारे में बताया गया है। एक है निवासी रैयत, दूसरा है अनिवासी रैयत और तीसरा एक है नया रैयत, नई रैयत। तो देखिए इसमें कुछ समझना है नहीं, क्योंकि लेकिन ये याद रखना है कि रैयतों का जो वर्गीकरण ये 3 वर्ग, कितना वर्ग है, 3 वर्ग के बारे में कौन सा धारा में बताया गया है, सेक्शन 12 में बताया गया है। और कौन कौन सा है 3, निवासी, अनिवासी, नई रैयत। तो यहाँ पर समझना ये है कि निवासी यानी कि जो गांव का रेसिडेंट होगा, जो गांव का निवासी होगा उसको निवासी रैयत कहेंगे, जो निवासी नहीं होगा उसको अनिवासी रैयत कहेंगे। जबकि नए रैयत यानी कि जो नया मान लीजिए रैयत बना है तो उसको नया रैयत कहेंगे। तो ये 3 जो है वर्ग दिया गया है सेक्शन 12 के अंतर। इसके बाद सेक्शन 13, सेक्शन 13 नहीं, यहाँ पर देखिए इसके बाद जो है रैयतों के अधिकार, रैयतों के अधिकार, राइट्स ऑफ रैयत। रैयत जो है उसका क्या क्या अधिकार होगा, तो ये सेक्शन 13 से लेकर सेक्शन 19 तक, सेक्शन 13 से लेकर सेक्शन 19 तक क्या है, रैयतों के अधिकार के बारे में बात किया गया। तो इसको एक हेडिंग बना लीजिए, रैयतों के अधिकार सेक्शन 13 से सेक्शन 19 तक है, ठीक है। इसमें अगर देखें तो सबसे पहले जो सेक्शन 13 है, देखिए इसमें जो बुक में है वो पूरा मतलब लिख दिया है पूरा बड़ा करके, ठीक है। हमको जो एक एक पॉइंट में बना के ये जो सेक्शन 13 से 19 है एक एक पॉइंट में इसको लिखना है। सेक्शन 13 क्या कहता है, जो रैयत है, जो उसका ज़मीन है जिसमें वो खेती कर रहा है उसके संदर्भ में उसका अधिकार, मतलब उसको उपयोग करने का अधिकार, उसका भूमि के उपयोग का अधिकार, भूमि के उपयोग का अधिकार, राइट टू यूज ऑफ लैंड। यानी कि अगर मान लीजिए कोई ज़मीन रैयत के पास है तो उसका वो उपयोग कर सकता है किसी भी कार्य के लिए अपना उसका उपयोग, और उस आधार पर उसको मना नहीं किया जा सकता कि जो है भूमि का उपयोग ना करे। इसके बाद जो है सेक्शन 14, ये इसमें जो है इम्पॉर्टेंट है।
अब देखिए सेक्शन 14 जो है, सेक्शन 14 के बारे में अगर देखें तो इसमें क्या है कि जैसे उपयोग करने का अधिकार दिया गया है रैयत को कि वो ज़मीन का उपयोग कर सकता है। जमींदार जो है इसमें ये वाला इम्पोर्टेंट है कि कोई भी जमींदार रैयत को बेदखल नहीं कर सकता है उसकी ज़मीन से। यानी कि अगर मान लीजिए कोई किसान है, उसको उपयोग करने का अधिकार है ज़मीन का और वो उसका उपयोग कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि ज़मींदार मनमाने ढंग से उसको जो है ज़मींदारी उसका उपयोग करने से बेदखल उसको नहीं कर सकता। इसके संदर्भ में उपायुक्त का आदेश होगा तभी जो है उसको बेदखल किया जा सकता है। और बेदखल कब, मान लीजिए कुछ वो गलत कार्य करता है तो उसका जो है वो बेदखल किया जा सकता है, लेकिन ऐसे मुख्य रूप से उसको बेदखल नहीं किया जा सकता। उपायुक्त के आदेश के बिना जो है जमींदार रैयत को बेदखल नहीं करेगा। ये सेक्शन 14 में आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 13, सेक्शन 14। अब देखें सेक्शन 14 जैसे 15 है, ठीक है। सेक्शन 15 इसको पूरा ऊपर लिखते हैं थोड़ा। रैयतों के अधिकार, अभी यही हेडिंग है, ठीक है। इसी हेडिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या क्या अधिकार है। तो सबसे पहला अधिकार जैसे हम लोग देखें कि भूमि के उपयोग का अधिकार, दूसरा है कि उसका अधिकार है कि उसको कोई बेदखल नहीं कर सकता है, ऐसे ही। अब सेक्शन 15, 16, 17, 18, 19 इतना में क्या है जो है क्या क्या अधिकार है उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या अधिकार जैसे उनको दिया गया है। तो इसमें जैसे सबसे पहला जो अगर देखें, देखिए 15 में जमीन है तो उस पर ईंट या फिर खपड़ा जैसे हम लोग बोलते हैं, तो ईंट या खपड़ा बनाने का उसका जो है वो अपना ज़मीन पे ईंट या खपड़ा बना सकता है, उसके लिए उपयोग कर सकता है। ये आपका सेक्शन 14 में दिया गया है, ठीक है। मैन्युफैक्चर, इसमें लिखा है मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक्स या फिर खपड़ा जो है उसका अधिकार है रैयत का। फिर 16 है, 17 है, 18 है, 19 है। इसमें भी क्या क्या है, अलग अलग प्रकार का जो है अधिकार दिया गया है। जैसे 17 में आपका दिया हुआ, 16 में है बांध निर्माण, यानी कि कोई मान लीजिए बांध निर्माण करना चाहता है अपनी ज़मीन पर, तो उसका जो है उसको अधिकार दिया गया है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक्स है, यहाँ पर अपना ज़मीन पर बांध निर्माण के संदर्भ में। 17 में आपका जो है यहाँ पर लिखा है कि मान लीजिए कोई ज़मीन है तो उस ज़मीन में मान लीजिए उसका कोई पेड़ पौधा जो है, पेड़ या ट्रीज जो है, वो ट्री क्या होंगे, वो उस पर जो है रैयत का अधिकार होगा। ये सेक्शन 17 में आपका लिखा हुआ है कि मान लीजिए कोई ज़मीन है रैयत का, उसमें जो भी पेड़ है, ट्री है, तो उस पर किसका अधिकार होगा, वो रैयत के अधिकार में होगा। उसी तरह यहाँ पर जैसे 18 में है कि कोई भी रैयत अपना जो ज़मीन है उस पर कोई भवन निर्माण यानी कि अपना घर का निर्माण कर सकता है। इसके बारे में जो है 18 में कहा गया है। जबकि 19 में जो है इसमें अधिकार, मान लीजिए डिवीज़न ऑफ लैंड यानी कि उसका ज़मीन का विभाजन होता है, तो उसके संदर्भ में लगान चुकाने की जो जिम्मेदारी होगी उसके बारे में बताया गया, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें रैयतों के अधिकार के बारे में, तो कुछ 37 सेक्शन 37, 38 में भी जैसे मान लीजिए कोई चारागाह भूमि है तो उस पर जो है अपने पशुओं को चराने का अधिकार या फिर फिशिंग या मछली पालन उसका अधिकार वो 37, 38 में दिया है। यहाँ पर मुख्य रूप से यही दिया हुआ है रैयतों के अधिकार के बारे में, ठीक है। तो इसको एक एक को याद कर लीजिएगा और इसी तरह से याद करना। देखिए यहाँ पर अगर बांध निर्माण है तो इसमें और भी बहुत सारा चीज़ जो है बुक में लिखा हुआ है, तो उसको नहीं, ये मेन पॉइंट याद रखिए कि क्या है सेक्शन 16 में कि बांध निर्माण का अधिकार दिया गया है रैयतों को। इसके बाद देखें, इसके बाद भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 20 से लेकर जो 25 तक, सेक्शन 20 से लेकर सेक्शन 25 तक जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या है कि जो ज़मीन है, ज़मीन को किस तरह से मान लीजिए किसी व्यक्ति को देना है,
स्थानांतरण करना है तो उसके संदर्भ में क्या क्या प्रतिबंध है, ठीक है। यहाँ पर इसको इंग्लिश में लिखे रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड्स, ट्रांसफर ऑफ रैयती होल्डिंग, ये इसको हेडिंग, यानी कि जो जमीन है रैयत के पास उसको, या फिर जो उसका अधिकार है वो अधिकारों को, रैयत का जो अधिकार, राइट्स ऑफ रैयत है उस पर प्रतिबंध है, क्या क्या प्रतिबंध लगाया गया है और किस तरह से उसको जो ट्रांसफ़र किया जा सकता है उसके बारे में आपका सेक्शन 20 से लेकर सेक्शन 25 में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको समझना यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अगर देखें सेक्शन 20, सेक्शन 20 में ये दिया हुआ है कि कोई भी मान लीजिए अगर ज़मीन है या रैयत है तो अपना जो अधिकार है उसको ट्रांसफ़र जो है, यानी कि अगर चाहे वो विक्रय, दान या फिर उपहार के रूप में वो नहीं दे सकता है किसी दूसरा व्यक्ति को। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, आदिवासी, आदिवासी जो है वो किसी गैर आदिवासी को, आदिवासी किसी गैर आदिवासी को ज़मीन का ट्रांसफ़र या फिर अपना जो रैयती अधिकार है उसका ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, विक्रय, दान, उपहार आदि के माध्यम से जो है उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते आदिवासी गैर आदिवासी को। देखिए ये सारे प्रावधान, इसी तरह का प्रावधान छोटा नागपुर अधिनियम जो है, काश्तकारी अधिनियम, CNT अधिनियम, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, ये सेक्शन 20 जो है रिस्ट्रिक्शन लगाता है, प्रतिबंध लगाता है कि किस प्रकार से भूमि का जो है हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है या फिर किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आदिवासी गैर आदिवासी को नहीं कर सकते हैं। इसमें और एक चीज़ याद रखना है कि आदिवासी आदिवासी को कर सकते हैं, आदिवासी संथाल परगना क्षेत्र के ही दूसरे आदिवासी को जो है अपने भूमि का स्थानांतरण या फिर अपने रैयती अधिकारों का स्थानांतरण कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कौन सा धारा में ये सब बातें जो कहा गया कि आदिवासी गैर आदिवासी को नहीं ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर आदिवासी आदिवासी को ट्रांसफ़र कर सकता है, तो ये सेक्शन 20 में कहा गया है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें क्या है कि सेक्शन 20 में ये बात भी कहा गया है कि मान लीजिए जैसे ये प्रावधान है कि इसी तरह से ट्रांसफ़र हो सकता है, इससे इस कानून का या फिर इस धारा का उल्लंघन करके अगर मान लीजिए ट्रांसफ़र होता है, स्थानांतरण किया जाता है, तो उस संदर्भ में क्या है, उपायुक्त उसके पास ये अधिकार होगा कि मान लीजिए कोई गैर आदिवासी को ट्रांसफ़र किया गया आदिवासी से, तो उससे जो है ज़मीन को वापस लेके इसको दिया जा सकता है। मान लीजिए कोई धोखा से, छल कपट से ऐसा किया है तो उसको जो है DC फिर उसको उपलब्ध, DC यानी कि उपायुक्त जो है ये आदिवासी को फिर से उसको ज़मीन को उपलब्ध कराएगा, ठीक है। और इसमें यह भी कहा गया कि मान लीजिए इसमें किसी भी प्रकार से न्यायालय नहीं जाया जा सकता है, यानी कि मान लीजिए कोई गैर आदिवासी कहता है कि नहीं इसने तो मुझे भूमि ट्रांसफ़र कर दिया है, तो फिर इस संदर्भ में वो न्यायालय जाए, तो ऐसा अधिकार नहीं है। ये उपायुक्त के पास अधिकार होता है कि उसको जो है ज़मीन वापस कराएं। तो ये जो है 3-4 पॉइंट जो है सेक्शन 20 में इम्पॉर्टेंट है, इसको समझ लेना है। इसके बाद जो है सेक्शन 21 देखेंगे। सेक्शन 21 में क्या कहा गया है, ये यहाँ पर जो जितना भी जैसे 20 से 25 तक है, ये भूमि के स्थानांतरण या ट्रांसफ़र के संदर्भ में जो है बात किया गया है। सेक्शन 21 को देखें तो इसमें क्या है कि गैर आदिवासी संथाल परगना क्षेत्र के अंतर्गत जो गैर आदिवासी हैं वो किस तरह से जो है भूमि का हस्तांतरण कर सकते हैं या फिर कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले गैर आदिवासी भूमि का हस्तांतरण भूगतबद्ध बंधक, भूगतबद्ध बंधक के तहत ये जो है गैर आदिवासी किसी को ज़मीन ट्रांसफ़र कर सकता है। दूसरा है कि यहाँ पर और मान लीजिए सरकार जैसे गैर आदिवासी से ज़मीन लेता है तो इसके संदर्भ में मान लीजिए कोई अनाज घर बनाना हो, अनाज गोला जिसे कहा जाता है, या फिर सरकार जो है
भूमि बंधक बैंक का निर्माण करना चाहता है। भूमि बंधक यानी कि भूमि को उसमें रखकर कोई बैंक बनाना चाहता है, तो वो भूमि जो है भूमि बंधक बैंक या फिर अनाज गोला या फिर आदि कुछ भी निर्माण करना चाहता है तो वो ले सकता है गैर आदिवासी से सरकार द्वारा। ठीक है, तो 21 में क्या प्रावधान है, गैर आदिवासियों के संदर्भ में जो है इसमें प्रावधान दिया गया है। इसके बाद आर्टिकल नहीं, सेक्शन अगर बात करें सेक्शन 22, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे जो है आपका सवाल पूछा गया है। सेक्शन 22 से आपका जो है 6 JPSC में सवाल है आपका। सेक्शन 22 से क्या सवाल है, क्या है इसमें, क्या है कि कोई रैयत अस्थायी रूप में किसी न्यास को भूमि के उपयोग का अधिकार दे सकता है। ट्रस्ट या न्यास, इसको ट्रस्ट जिसे कहते हैं, तो उसको क्या है कि भूमि के उपयोग का अधिकार दे सकता है कौन, रैयत। कोई ट्रस्ट होगा तो उसको जो है भूमि के उपयोग का अधिकार जो है दे सकता है। ये फिर ये आदिवासी या फिर नॉन आदिवासी जो होगा दोनों के लिए है। ठीक है, तो ये कब किस परिस्थिति में जो है कोई रैयत न्यास को जो है भूमि के उपयोग का अधिकार दे सकता है, यही सवाल जो है आपका 6th JPSC में पूछा गया है कि किस परिस्थिति में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे सेक्शन 22 में कि मान लीजिए कोई रैयत है, वो अस्थायी रूप में गांव से अनुपस्थित रहता है यानी कि गांव से मान लीजिए कहीं बाहर जाता है अस्थायी रूप में कुछ दिन के लिए, कुछ दिन मतलब कुछ महीना के लिए, तो अस्थायी रूप में गांव से अनुपस्थित होता है, तो फिर वो क्या है कि अपना ज़मीन को जो मतलब उपयोग करने के लिए न्यास को वो दे सकता है। तो ये पहला कंडीशन या फिर परिस्थिति कि कब ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जब वो अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो। दूसरा कि मान लीजिए वो बीमार हो, व्यक्ति असक्षम हो गया है कि वो अपना जो ज़मीन है उस पर वो खेती नहीं कर पा रहा है या फिर उसका उपयोग करने के लिए वो सक्षम नहीं है, तो फिर वो क्या है कि वो ट्रांसफ़र कर सकता है अपना ज़मीन को। तो ये भी यहाँ पर दूसरा जो है कंडीशन है। तो आपसे ये कंडीशन पूछा गया था कि किस परिस्थिति में जो है ट्रांसफ़र न्यास को किया जा सकता है। तीसरा है यहाँ पर एक है कि मान लीजिए जो है हल या फिर बैल जिससे खेती करता है उसमें क्षति हो गया कि उसके पास हल बैल ही नहीं रहा, तो फिर वो खेती कैसे करेगा, नहीं करेगा, तो उसको क्या है ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये तीन, और एक जैसे मान लीजिए कोई रैयत है वो नाबालिग है तो वो खेती नहीं कर पा रहा है तो उसको क्या है ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये 3-4 परिस्थितियाँ जो हैं इसमें दी गई जिससे ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये किस में कहा गया, सेक्शन 22 में। तो देखिए यहाँ पर 6th JPSC में सवाल ये बनाया गया कि क्या क्या परिस्थितियाँ हैं। आपसे क्या सवाल बनाया जा सकता है नेक्स्ट टाइम कि कौन सा जो है सेक्शन में इसके बारे में कहा गया है, ठीक है, या फिर इसी को लेकर आपसे सवाल बना सकता है। तो इसको याद रखना है सेक्शन 22 को। इसके बाद सेक्शन 23 में एक जो है सेक्शन 23 इसको इसमें एक्सचेंज ऑफ लैंड, एक्सचेंज ऑफ लैंड यानी कि एक्सचेंज हो सकता है एक रेत से दूसरे रेत में, तो उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। इसका हिंदी में लिखा है बदलेन, एक्सचेंज को बदलेन लिखा है तो समझ सकते हैं हिंदी में। देखिए ज़्यादातर क्या है कि ये हिंदी जो जहाँ पर मिलता है वो इंग्लिश को ट्रांसलेट करके जो है गूगल महाराज से ट्रांसलेट करके उसको बुक में दे दिया है, तो उसको समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो यहाँ एक्सचेंज ऑफ लैंड जो है वो आपका सेक्शन 3 में 23 में कहा गया है। तो ये जो है मुख्य संथाल परगना के जो इतना सेक्शन ये सभी इम्पोर्टेंट थे। इसके बाद
और भी जैसे इसमें है, इसको भी देखते हैं हम लोग। जैसे इसके बाद जो है चैप्टर 4 जो है, इसमें सेक्शन 27 से 42 तक है। सेक्शन 27 से, और इसका क्या है, टाइटल है बंजर भूमि या फिर जो खाली भूमि है, बंजर भूमि या फिर खाली भूमि, उसका बंदोबस्त किया जाएगा। बंदोबस्त जैसे हम लोग करते हैं, मान लीजिए पार्टी करना है तो पार्टी का क्या है, बंदोबस्त करते हैं पूरा। तो उसी तरह से बंजर भूमि या खाली भूमि है तो उसका बंदोबस्त कैसे होगा, इसके बारे में जो सेक्शन 27 से 42 के बीच में बताया गया है। और इसको जैसे सेटलमेंट इंग्लिश में कहा है सेटलमेंट ऑफ जो बंजर भूमि या फिर वैकेंट लैंड या वेस्ट लैंड जो है, सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड एंड वैकेंट होल्डिंग, यानी कि जो खाली ज़मीन है या फिर बंजर ज़मीन है उसका बंदोबस्त जो है किस प्रकार से होगा, ये बताया गया है भाग 4 में सेक्शन 27 से लेकर 40। तो देखिए अभी इतना जैसे हो गया। अब सेक्शन 27 से 42 जो है, इसके बारे में और एक जो है इसमें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कुछ जो है। इसके बाद जैसे 42 के बाद 53 जो सेक्शन है, 64 जो सेक्शन है, 63, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में हम लोग जो है अगले वीडियो में फिर बताएंगे, ये जो चैप्टर 4 है और ये जो सेटलमेंट के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।